रात के ठीक 1:15 बज रहे थे। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगी। खिड़की के बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। बीच बीच में दूर किसी खेत के किनारे जलती पीली रोशनी पल भर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। डिब्बे में लगभग सभी यात्री सो चुके थे। सिर्फ एक लड़का जाग रहा था। सामने बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, बेटा, कहाँ उतरना है और कहाँ जा रहे हो? मालदा स्टेशन। बुजुर्ग का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रात में? जी, मामा जी ने अचानक बुलाया है। बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अगर स्टेशन पे कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पहली बार जवाब मत देना। राजू हल्का हंस पड़ा। ऐसी बातें मत कीजिए बाबा। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय ट्रेन ने लंबी सीटी मारी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म दिखाई देने लगा। छोटा सा स्टेशन, दो टिमटिमाती लाइटें, एक बंद टिकट खिड़की और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे यहां बरसों से कोई नहीं आया हो। ट्रेन रुक गई। राजू बैग लेकर नीचे उतर गया। ट्रेन कुछ सेकंड रुकी, फिर सीटी मारकर अंधेरे में गायब हो गई। अब पूरे स्टेशन पर सिर्फ राजू खड़ा था। उसने इधर उधर देखा। एक कोने में स्टेशन मास्टर का कमरा था, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, राजू। राजू का शरीर एक पल के लिए सिहर उठा। उसने तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश की। फिर उसे बुजुर्ग की बात याद आई, अगर स्टेशन पे कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पहली बार जवाब मत देना। उसने खुद को रोका। कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर वही आवाज। राजू इस बार पहले से थोड़ा पास गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। सिर्फ हवा चल रही थी। शायद मेरा वहम होगा। राजू ने खुद को समझाया। वह स्टेशन के बाहर जाने लगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसकी उम्मीद टूट गई। ना कोई ऑटो, ना कोई बाइक, ना कोई इंसान। सिर्फ लंबी सुनसान सड़क, दूर तक फैला अंधेरा। अब क्या करूं? रात भी काफी हो गई है। तभी सड़क के दूसरी तरफ एक पुराना लालटेन जल उठा। उसकी रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बिना पलक झपकाए राजू को देख रहा था। राजू उसके पास गया। बाबा, कालीबाड़ी गांव यहीं से जाएगा? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। आज नहीं। कोई गाड़ी मिलेगी? आज नहीं। आज अमावस्या है। इस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं चलती। राजू हल्का मुस्कुराया। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। बूढ़ा भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। जो विश्वास नहीं करते, रात सबसे पहले उन्हीं को सबूत दिखाती है। मुझे गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। सीधा चलते जाओ। लगभग 1 घंटे बाद एक पुरानी चाय की टपरी मिलेगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। अगर टपरी खुली मिले तो चाय मत पीना। क्यों? क्योंकि वहां मिलने वाली हर चीज इंसानों के लिए नहीं होती। आप पहेलियों में क्यों बात कर रहे हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे अंधेरे की तरफ चलने लगा। कुछ ही कदम बाद वो घने कोहरे में गायब हो गया। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। डरने से कुछ नहीं होगा। फिर उसने खुद को संभाला और सुनसान सड़क पर चल पड़ा। अभी वह मुश्किल से 50 कदम ही चला होगा कि पीछे से फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई थी। उसके कदम वहीं रुक गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसने चलना फिर शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे किसी और के कदमों की आवाज भी आ रही हो। राजू जितना तेज चलता, वो कदम भी उतने ही तेज हो जाते। राजू खड़ा हो गया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। दूर अंधेरे के बीच टिमटिमाती लालटेन की रोशनी ही उस सुनसान सड़क पर इकलौती उम्मीद जैसी लग रही थी। लेकिन उसके कानों में अब भी पीछे चलते कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने हिम्मत करके एक बार पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। राजू ने खुद को संभाला। शायद थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। वह तेज कदमों से टपरी की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, टपरी साफ दिखाई देने लगी। मिट्टी की दीवार। राजू ने आसपास देखा। इतनी रात में भी वहां 4 लोग मौजूद थे। एक दुबला पतला चाय वाला चूल्हे पर केतली चढ़ाए खड़ा था। एक बूढ़ी औरत चुपचाप कुल्हाड़ हाथ में लिए बैठी थी। एक अधेड़ आदमी सिर झुकाकर बेंच पर बैठा था। और सबसे कोने में एक लगभग 8 से 10 साल का लड़का जो बिना पलक झपकाए राजू को देख रहा था।
जैसे ही राजू टपरी के सामने पहुंचा, चाय वाला मुस्कुराया। आ गई राजू। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसी समय बूढ़ी औरत बोली, बेटा, हम तो कब से तुम्हारे जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता। बेंच पर बैठा आदमी पहली बार बोला। रास्ता जानता है इसलिए हम भी जानते हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। राजू को उनकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसने माहौल हल्का करने की कोशिश की। भाई, एक चाय बना दीजिए। चाय वाले ने धीमी आवाज में कहा। सोच लो। क्यों? राजू चौंका। चाय वाले ने जवाब नहीं दिया। उसने मिट्टी का कुल्हड़ भरा और सामने रख दिया। भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। अजीब बात यह थी, चाय से इलायची या अदरक की खुशबू नहीं, बल्कि किसी पुराने गीले कमरे जैसी गंध आ रही थी। राजू ने कुल्हड़ हाथ में लिया। तभी उसे अचानक स्टेशन वाला बूढ़ा याद आया। अगर टपरी खुली मिले तो चाय मत पीना। नहीं, रहने दीजिए। अच्छा किया। राजू अब पूरी तरह असहज हो चुका था। उसने पूछा, कालीबाड़ी गांव कितनी दूर है? चाय वाले ने बाहर अंधेरे की ओर देखा। जितनी दूर सच होता है। सीधी बात क्यों नहीं करते आप लोग? इस बार कोने में बैठा लड़का हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी किसी बच्चे जैसी नहीं थी और डर पैदा करने वाली। क्या हुआ? आपको अभी भी लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं? राजू कुछ कह पाता, उससे पहले बाहर अचानक तेज हवा चली। उसी समय टपरी के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। राजू तुरंत खड़ा हो गया। कौन है वहां? राजू घबरा गया। आवाज फिर आई। उसी समय बूढ़ी औरत बोली, मत जाओ, लेकिन कोई मुसीबत में है जो आवाज दे रही है, उसे मदद नहीं चाहिए। अगर सच में कोई हुआ तो? फिर वो तुम्हें कभी लौटने नहीं देगा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। रोने की आवाज अचानक बंद हो चुकी थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। राजू ने गहरी सांस ली। मुझे यहां से निकलना चाहिए। उसने बैग उठाया। चाय वाला बोला, रास्ता सामने है, लेकिन याद रखना, आज रात अगर कोई तुम्हें रास्ते में खड़ा मिले तो उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा हर देखने वाले के लिए अलग होता है। राजू ने बिना कुछ बोले कदम बढ़ा दिए। वह टपरी से लगभग 5 कदम दूर पहुंच चुका था। अचानक उसे याद आया, उसने चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। वह मुड़कर वापस देखने लगा। जहां कुछ सेकंड पहले टपरी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। ना टपरी, ना चूल्हा, ना वो 4 लोग, सिर्फ खाली मैदान। ये कैसे हो सकता है? उसी पल वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली सड़क, ठंडी हवा और दूर तक फैला काला अंधेरा। फिर वही कदमों की आवाज, इस बार पहले से ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा हो। राजू ने बिना पीछे देखे तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह तेज चलता, कदमों की आवाज भी उतनी ही तेज हो जाती। कुछ दूर आगे अचानक घना कोहरा फैलने लगा। कोहरे के बीच उसे एक बड़ा लोहे का टूटा हुआ फाटक दिखाई दिया। फाटक के ऊपर जंग लगी पट्टी टंगी थी। उस पर मुश्किल से लिखा दिखाई दे रहा था, राज हवेली फाटक आधा खुला था। राजू ने पीछे देखा। कदमों की आवाज अब और पास आ चुकी थी। डर के मारे उसने बिना सोचे हवेली के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने दरवाजे की ओर देखा। अब आवाज आना बंद हो चुका था। उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। राजू चौंक कर पलटा। बरामदे में एक चौकीदार लाल अटेन लिए खड़ा था और चेहरे पर अजीब सी शांति। रात में जो इस हवेली में आ जाता है, वह सुबह होने से पहले बाहर नहीं जा सकता। यहाँ रुकना नहीं है। अब फैसला तुम्हारा नहीं रहा। मुझे सिर्फ कालीबाड़ी गांव जाना है। रात सबसे पहले यादों की आवाज बनती है। इतना कहकर वह अंदर चला गया। राजू मजबूरी में उसके पीछे से चल पड़ा। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। दीवारों का पलस्तर झड़ चुका था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थी। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता हो। बरामदे में एक पुरानी घड़ी टंगी थी। उसकी सुंगियां रुकी हुई थी। चौकीदार ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर आवाज सुनो तो सुन लेना, अगर कोई बुलाए तो मत जाना। राजू सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी चौकीदार ने उसकी राह रोक ली। ऊपर मत जाओ। लेकिन ये तो मेरी बहन की आवाज है। रात में जो इस हवेली में आ जाता है,
वह सुबह होने से पहले बाहर नहीं जा सकता। राजू अकेला रह गया। उसने राहत की सांस ली। बैग नीचे रखा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके पीछे दरवाजे के पास कोई लंबा सा काला साया खड़ा था। राजू को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे है। राजू तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते उस कोने की तरफ देखा। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। उसी समय संदूक के अंदर से बहुत हल्की किसी के खटखटाने की आवाज आई। फिर अंदर से किसी ने फुसफुसा कर कहा। राजू का गला सूख गया। उसने एक कदम पीछे लिया। आगे राजू के साथ क्या हुआ और आखिरकार उस संदूक के अंदर कौन था, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें। और अगर स्टोरी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट्स